दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल राजगुरु आपका कैविलर इंडिया में स्वागत करता हूं। कैविलर इंडिया एक बहुत ही जानी मानी संस्था जो बच्चों को एनडीए के लिए प्रेरित करती है और उन्हें एनडीए में जाने के लिए कोचिंग करती है। ये संस्था पूना में गए 30 साल से अपना अस्तित्व बनाए रखे है। आज हम इस कैविलर इंडिया के क्लास में करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, या मैं आपको ब्रिक्स ये संस्था के बारे में जानकारी दूंगा। आप सब अवगत है कि आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज की तारीख में दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर और अन्य बहुत देशों के ऊपर टैरिफ रेट लगा चुका है। लगा ही नहीं चुका, काफी हद तक उसे बढ़ा चुका है। हिंदुस्तान उसका सबसे बड़ा विक्टिम और शिकार है। हमारे ऊपर 25% टैरिफ रेट पहले था, उसके ऊपर और 25 बढ़ाया गया और 10% पेनल्टी। इसका मतलब 60% लगभग हमारे ऊपर या हमारे वस्तुओं पे अमेरिका पे हमारे वस्तुओं में अमेरिका में बोझ रहेगा, या हमारे वस्तुओं की कीमत अमेरिका में कम से कम 60% से बढ़ेगी। ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि दुनिया खुद को कैसे बैलेंस कर रही है। हम ये जानते हैं कि अमेरिका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, ये दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ू हैं। ये दुनिया में बहुत अहमियत रखने वाले देश है, और कोई इस गुट में है तो कोई उस गुट में है। हम आज ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ब्रिक्स इन सब बातों का सामना कैसे कर रहा है। हाउ ब्रिक्स इज कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थतज्ञ या अर्थनीतिज्ञ जैसे कि ओनिल साहब थे, उन्होंने इसका नामकरण ब्रिक्स किया। ये एक ऐसा संगठन है जो डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन है। जो ये टर्म कॉइन हुआ था 2001 में, इसको ये प्रैक्टिकल स्वरूप आते आते आज 2025 हो गए, और 2025 तक या 2025 में ये संगठन दुनिया में बहुत बड़ा काम कर चुका है। बहुत बड़ा काम नहीं, अमेरिका को ये संगठन आज की तारीख में सरदर्द साबित हो रहा है, या अमेरिका के टक्कर में ये खड़ा हो रहा है। तो आज हम करंट अफेयर्स के इस सेशन में जानकारी लेंगे कि ब्रिक्स अपना अस्तित्व कैसे बनाता है। ब्रिक्स ये चालू वर्तमान स्थिति जो आर्थिक समस्याओं की है, इन आर्थिक समस्याओं से ये अपने संगठन को आगे कैसे निकालता है, और अमेरिका ने खड़े किए गए चैलेंजेस का ये सामना कैसे करता है। अभी हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि ये ब्रिक्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, मित्रों, ब्रिक्स ये नामकरण होता है उन देशों से जो इन देशों के सदस्य है। बी फॉर ब्राजील। ब्राजील हम सब जानते हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा देश है। ब्राजील खुद दुनिया में 5वां बड़ा देश है। ब्राजील कम से कम 5.4 की दुनिया की भूमि व्याप्ता है। ब्राजील की आबादी कुल 20-25 करोड़ है। ब्राजील ये एक विकसनशील या डेवलपिंग आज अर्थसत्ता है, अर्थ महासत्ता बनने के कगार पे है। ब्राजील हम सब जानते हैं फुटबॉल के लिए बहुत फेमस है, और अमेज़न को कौन नहीं जानता, जो अमेज़न बेसिन दुनिया का 22% ऑक्सीजन तैयार करता है, या उसे दुनिया के लंग्स कहा जाता है। ये आर आता है रशिया से, जिसे हम हिंदी में रूस नाम से जानते हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया में बहुत ही मशहूर फेमस है। किसी ज़माने में केजीबी के स्पाई हुआ करते थे, और आज के तारीख में रूस के सबसे ताकतवर पुरुष और दुनिया के राजनीति पे प्रभाव डालने वाला सबसे ताकतवर व्यक्तिमत्व। रूस दुनिया का
पहला सबसे बड़ा देश है। बहुत बड़ी जमीन है रूस की, हालांकि बहुत सी जमीन बर्फ के नीचे ढकी होती है, लेकिन रूस अपने आप में एक महासत्ता हुआ करती थी और आज भी है। कम्युनिस्ट ब्लॉक का नेतृत्व रूस 1991 तक करता था। रूस आज भी अमेरिका को लोहा दे सकता है और वैसी ताकत रखता है। तीसरा है हमारा इंडिया। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अगर भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो। इंडिया दुनिया की 1 नंबर सबसे ज्यादा आबादी रखता है। आज के तारीख में इंडिया की आबादी है 146 करोड़ 87 lakhs and 90,000, मतलब 147 करोड़ के कगार पे इंडिया खड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास इंडिया में रहता है। आज की तारीख में इंडिया दुनिया की 16% आबादी को संभालता है और इसकी जमीन है दुनिया में 2.4। ये है हमारा इंडिया। बाद में है सी, चाइना। चाइना भी दुनिया का बहुत बड़ा देश है। रूस, कनाडा और चाइना, आरसीसी। चाइना दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। चाइना दुनिया की लगभग हिंदुस्तान जितनी, मतलब दूसरी आबादी लेके चलता है। चाइना आज की तारीख में दुनिया के अर्थ स्थिति में दूसरा स्थान रखता है। इसका इकोनॉमी है आज की तारीख में 22 ट्रिलियन डॉलर की, मतलब ये भी अमेरिका से और अन्य देशों से आसानी से लोहा लेता है। बाद में है एस, ये 2011 में इस गुट में शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद इस ग्रुप का नाम निदान हुआ ब्रिक्स। ये ग्रुप आज की तारीख में दुनिया के आर्थिक उलझनों से दुनिया को और खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ही दमदार कोशिश कर रही है। और हमें यही देखना है कि ब्रिक्स वेस्टर्न ब्लॉक को या वेस्टर्न जो अलायंसेस है आर्थिक क्षेत्र में भी अमेरिका और उसके डॉलर का जो दबदबा है उसके प्रभाव से दुनिया को कैसे मुक्त करेगी और ये दुनिया के अन्य पिछड़ों देशों को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो प्रमुख रीति से साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में और साउथ एशिया में है, उस ग्लोबल साउथ को जो आज भी गरीबी के खाई में है उसको ऊपर निकालने की कैसी कोशिश करेगी। अभी हम देखते हैं कि ब्रिक्स ये संगठन मूल रूप में क्या है। सो आइए दोस्तों, ब्रिक्स इन 2025 शेपिंग द ग्लोबल साउथ's फ्यूचर, explore the evolution, expansion and strategic priorities of BRICS as it emerges as a formidable force in shaping the multipolar world of 2025. Yes, it is very right. ये एकदम बराबर है। जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन के सेशन में कहा कि ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा देश है, चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा देश, भरपूर आज़ादी उसकी, चाइना दुनिया का तीसरा बड़ा देश, उसकी आबादी कम से कम इंडिया जितनी है, बाद में उसकी इकोनॉमी आज की तारीख में बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, बाद में वो 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मानी जाती है, उसका भी सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। चाइना दुनिया के बहुत बड़े रेयर मिनरल्स का भंडार है। चाइना आज पॉलीसिलिकॉन, चाइना आज के तारीख में लिथियम और ऐसे बहुत सारे धातुओं से सेमीकंडक्टर्स की और चिप्स की निर्मित करने में अग्रिम है। चाइना की कृषि व्यवस्था दुनिया की बहुत ही ताकतवर कृषि व्यवस्था है। चाइना का अपने खुद के पास एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। हम सब जानते हैं कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक के संबंधित क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा नाम रखता है। फिर आता है इंडिया, अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बोल के उभर रहा है हमारा देश। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की मनुष्य क्षमता आईटी और सॉफ्टवेयर में बहुत ही बड़ा योगदान कर रही है। हम अमेरिका और बहुत बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड के
सॉफ्टवेयर और आईटी मार्केट को अपने ऊपर संभाल रहे हैं। इंडिया भी एक बहुत अच्छी कृषि व्यवस्था है। हम भी चाइना के पीछे गेहूं और चावल के बहुत बड़े उत्पादक देश है। उसी के साथ हमारे यहाँ कपास, गन्ना, टी, कॉफी, मैंगनीज, आयरन और कोयला, तेल, इसके भी हम बहुत बड़े इंपोर्टर और उसी के साथ एक्सपोर्टर भी है। परचेस पावर पैरिटी में हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े देश है और कुल 80 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा मार्केट ये इंडिया बोल के उभर के आ रहा है। ये एक लोकतंत्र है, बहुत ही सक्सेसफुल लोकतंत्र है, जिसने अपने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से उभारा और अपनी खुद के देश के अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया। लेकिन ये करने के बावजूद भी हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। आज भी हमारी इकोनॉमी कुल 4 ट्रिलियन के आसपास है। हमारा डेवलपमेंट रेट 6 और 7 के बीच में ही रहता है। बहुत बड़ा गरीब वर्ग आज भी इंडिया में है। हमें एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत काम करना है और एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है। आगे है साउथ अफ्रीका। हम सब जानते हैं कि आज दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीका प्रायद्वीप का बहुत बड़ा देश है। ये भी अंग्रेजों के अंडर था। इसे आज़ादी मिली 1990s के आसपास। नेल्सन मंडेला ने इसके लोकतंत्र की नींव रखी है। जो गांधी विचारों से बहुत प्रभावित थे, उनको साउथ अफ्रीका का गांधी ही कहा जाता है। ये देश भी बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। ये देश भी अपने डेवलपमेंट का इंडेक्स और ग्राफ हरदम नॉर्थ के तरफ सरका रहा है। अफ्रीका से ये एक विकसनशील देश अपने साथ ब्रिक्स में है। सो ब्रिक्स पॉपुलेशन हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या प्रोडक्शन हो, बाद में राजनैतिक विचारधारा हो, अपना जम, अपनी ताकत दुनिया को बता चुका है। तो ये एक ब्रिक्स के बारे में बहुत छोटी जानकारी थी जो हमने देखी कि ब्रिक्स अपने आप में ताकतवर कैसे है। एक ग्लोबल मार्केट के रूप में, एक वैश्विक सत्ता के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब बोल के, आज के एआई के, सॉफ्टवेयर के, आईटी के दुनिया में ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज का ग्रुप बोल के कैसे उभर के आ रहा है। अभी आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम 4 to 11। जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रिक्स ये संगठन 2000 के शुरुआत में, जैसे कि हमने देखा कि ये ग्रुप की नींव जो है, ये ग्रुप की नींव डाली गई थी अमेरिका के डॉलर वर्चस्व को चेक करने के लिए। हम सब जानते हैं कि 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब बन गए थे। और ये संस्थाएं बनने के बाद ये संस्थाओं ने नए आजाद हुए ऐसे काफी सारे देशों को डॉलर में कर्जा दिया था और डॉलर को दुनिया के इकोनॉमी पे थोपा था। मतलब अगर हमें किसी के साथ भी व्यापार करना है तो वो हमें डॉलर में करना पड़ता था और डॉलर की पूंजी या डॉलर के एक्सचेंज में अमेरिका को कुछ सेंट्स का या कुछ एक्सचेंज रेट का फायदा होता था। इसके बदले में अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर इकोनॉमी बोल के उभर के आ रही है और उसके पास डॉलर का बहुत बड़ा कलेक्टिवाइजेशन था। अभी ये ग्रुप जो आज की तारीख में जो 2001 में 4 या 5 देशों का था, 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, 2024 और 25 के बीच में इस गुट में इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देश आए। सऊदी अरब इसका एक डायलॉग पार्टनर बना और बहुत सारे, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है,
और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उन इकोनॉमीज के गुट से या ग्रुप से बहुत ऐसे देश इस ग्रुप के तरफ आने लगे, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप में एक आर्थिक ताकत है। जैसे कि हमने देखा कि ये ग्रुप का बहुत बड़ा, इस ग्रुप को सबसे बड़ा चैलेंज है कि अमेरिका के डॉलर को और अमेरिका के डॉलर के डोमिनेंस को कैसे डील करें। तो ये देशों ने बहुत ही बेसिक प्लान रखा है कि ये देशों के सदस्य अपने आप में लोकल या उनके करेंसी में व्यापार करेंगे ताकि डॉलर को बीच में नहीं लाया जाए, और अपने खुद के करेंसी में व्यापार करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था। इन्होंने यही सोचा, इन देशों के सदस्यों ने यही सोचा कि अगर हम भौगोलिक स्थिति से दुनिया में सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं, हमारी आबादी कुल दुनिया के 40% आबादी है, 50% आबादी है, मतलब हम दुनिया के इकोनॉमिक इंजन है, तो हम खामखा अमेरिका के प्रभाव में क्यों आए, अमेरिका के डॉलर को एक चैलेंज क्यों नहीं करें। तो उसी सिलसिले में, उस डॉलर को चैलेंज करने के सिलसिले में या उसकी फिराक में ये ग्रुप की स्थापना हो गई थी, क्योंकि अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करना मतलब अपनी जमाई हुई राशि और पूंजी अमेरिका में देना और अमेरिका को अमीर करना। इन शॉर्ट आज तक ऐसे चल रहा था, और ये चल रहा था फॉसिल फ्यूल के बलबूते। हम ये बोल सकते हैं कि 20th सेंचुरी वॉज अमेरिका सेंचुरी, जो दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल रही थी अपने फॉसिल फ्यूल के बलबूते। लेकिन ब्रिक्स की नींव फॉसिल फ्यूल कम है, ब्रिक्स की नींव सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिक्स अमेरिका के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी को चैलेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंसी से। ब्रिक्स का वर्ड है एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी एंड ऑल। सो ये एक अच्छा मुकाबला हो रहा है, बहुत पढ़ने लायक है, दिलचस्प है कि ये देश, उसमें जो हमारा हिंदुस्तान भी है, कैसे अमेरिका के प्रभाव को निकालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि 2024-25 में एक्सपांशन अ न्यू एरा, 2024-25 में जिसे हम पोस्ट कोरोना इकोनॉमिकल हैपनिंग्स बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों को आर्थिक समस्याओं से निपटना पड़ा। बहुत सारे देशों को आर्थिक समस्याएं आ गई। जो देश दूसरों के व्यापार पे डिपेंड थे, जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकी देश, एक तो बहुत सारे अफ्रीकी देश लैंडलॉक्ड है, बहुत सारे अमेरिकी देश लैंडलॉक्ड है, तो इन देशों को समुद्री व्यापार से जो फायदा और मुनाफा हो रहा था वो कोरोना के टाइम में ठप हुआ। तो ये देश सोच रहे थे कि ऐसा कोई गुट हो विकसनशील देशों का, डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसके सहारे ये देश पोस्ट कोरोना पीरियड में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, क्योंकि इनके आर्थिक स्थिति को कोरोना के बाद बहुत ही बड़ा फटका बैठा था। अभी आप जैसे देखें कि 2024 और 25 में ब्रिक्स गुट में कौन कौन देश आए, उसमें बेलारूस जो एक टूटे हुए रूस का हिस्सा है, उसके बाद में बोलीविया, ब्राजील के बाजू वाला देश जो पूरा जमीन से घिरा हुआ है, बाद में है कजाकिस्तान, इसकी भी हालत ऐसी है कि ये भी रूस से टूटा हुआ एक छोटा सा राज्य है। बाद में है क्यूबा, हम सब जानते हैं कि क्यूबा, फिडेल कास्ट्रो जी का क्यूबा जो कम्युनिस्ट है और जिसने अमेरिका से आज भी दुश्मनी बनाई रखी है, एकदम अमेरिका के बगल में है, 102 किलोमीटर पे, और अपने आप में गन्ना उत्पादक देश बोल के बहुत मशहूर है। क्यूबा के बॉक्सर दुनिया में बहुत ही जाने माने हैं, हालांकि ओलंपिक्स में ये बॉक्सर बहुत अच्छे मेडल्स भी कमाते हैं बॉक्सिंग में। बाद में मलेशिया, हम देखते हैं कि मलेशिया को एशियन टाइगर भी कहा गया है,
जब 2005 या 10 के बीच में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की अर्थनीति एकदम नीचे आई थी, गोल्डमैन सैक्स का मैटर अमेरिका में हुआ था, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के कारण अमेरिका की अर्थनीति बहुत बड़ी समस्या में आ गई थी। उस टाइम एशियन टाइगर्स बहुत ही अच्छी खासी उन्नति कर रहे थे। उसमें का ये देश है मलेशिया, जिसको एशियन टाइगर या ग्रेट साउथ ईस्टियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। बाद में है नाइजीरिया, आकार से, ज्योग्राफिकल एरिया से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। ये भी अपने आप में पेट्रोलियम और मिनरल्स बहुत रखे चलता है, लेकिन थोड़ा सा अशांत है, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ सामाजिक और राजकीय समस्याओं से ये देश हरदम घिरा रहता है। बाद में थाईलैंड, हम खुद जानते हैं कि भारतीय परंपरा से, संस्कृति से बहुत ही करीबी ताल्लुक रखने वाला देश, ये कभी भी गुलाम नहीं हुआ और ये देश अपने आप में भी एक बहुत अच्छी आर्थिक सत्ता है। ये भी एशियान का और एआरएफ का सदस्य है, हमारे बहुत करीब है, बे ऑफ बंगाल के उस पार, और ये बंगाल ट्रीटी एसोसिएशन का हमारे साथ सदस्य भी है। रिम ओशन की जो है, हमारा एक ग्रुप है, हमने बनाया कि बंगाल के समंदर के आसपास जो देश है उसके साथ हमने जो गुट बनाया है, उसमें थाईलैंड आज भी है। युगांडा, हम सब जानते हैं, युगांडा ईदी अमीन के नाम से जो बहुत ही क्रूर डिक्टेटर हुआ करता था, ईदी अमीन। युगांडा भी कॉफी प्रोडक्शन में, युगांडा भी चाय के प्रोडक्शन में और खेती के उत्पादनों में बहुत ही जाना माना देश है। ये देश अफ्रीका में ही है। बाद में हम जानते हैं उज्बेकिस्तान हिंदुस्तान से हिस्टोरिक टाइम से, खास करके मेडिवल पीरियड से ताल्लुक रखता है, ये भी इस गुट का सदस्य बन रहा है। तो अगर हमने ठीक से देखा तो ये गुट में ऐसे सब देश शामिल हो रहे हैं कि जो विकसनशील है, जो देशों में बहुत सारे पोटेंशियल्स है, खास करके मिनरल्स में, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, खास करके लाइफ स्टॉक में, दैट इज डेयरी प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड दिस ऑल कंट्रीज आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी एंड रिसोर्सेस। ये नैसर्गिक साधन संपत्ति और नैसर्गिक सौंदर्य के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ एक हमारा और ब्रिक्स के अन्य सदस्यों का भावनिक नाता है। तो अभी इस क्लिप से हमें ये ध्यान में आ रहा है कि ब्रिक्स ये सही मायने में गरीब देशों का, डेवलपिंग इकोनॉमीज का और यूरोप के देशों से सताए गए देशों का गुट है, जो एक नई इकोनॉमी की शुरुआत और राइजिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमी ऑन द कैनवास और द होराइजन ऑफ द वर्ल्ड होने की फिराक में है। सो ये 2024 और 25 में बहुत बड़ा, इसकी सदस्य संख्या भी काफी बढ़ गई। जो 2001 में 4 देशों का था, उसके बाद ये बढ़ता गया। तो यही बात इसकी अहमियत को साबित करता है, और यही बात साबित करता है कि तराजू किस तरफ झुक रहा है। मतलब डॉलर के प्रभाव से दुनिया छूटना चाहती है, और दुनिया आज डॉलर के ऑप्शन में किसी और चलन की और अमेरिका प्रिसाइडेड गुट के सामने किसी और ग्रुप के पक्ष में जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज ब्रिक्स की सदस्य संख्या और ब्रिक्स का डोमिनेंस हमें दिख के आ रहा है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड वन वॉइस, कम से कम आधी दुनिया, वैसे देखने गई तो आधी दुनिया की आबादी इंडिया चाइना में बसती है। इंडिया चाइना आकार मान से भी बहुत बड़े हैं, और इंडिया चाइना इन सब देशों को लेके डॉलर के सामने एक प्रभावी विकल्प और पर्याय रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रखा भी है कि कई देश आपसी समझौते में अपने लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं, जैसा हम रूस के साथ करते हैं पेट्रोल के लिए, जैसा हम ईरान के साथ करते हैं, जैसा हम नेपाल, थाईलैंड, बर्मा के साथ करते हैं, और डॉलर को अपनी अर्थनीति से बाहर रखते हैं। अभी ये हमने देखा कि न्यू फुल मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, ये गुट अगर आपने ठीक से देखा
तो पेट्रोल सप्लाई करने वाला, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल सप्लाई करने वालों का गुट है। इंडोनेशिया भी बहुत अच्छा खासा पेट्रोलियम का सोर्स माना जाता है एशिया में। वो गल्फ के बाद एशिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल आज इंडोनेशिया में मिलता है। यूएई तो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। दुबई जो एक फ्री, इट इज़ अ टैक्स फ्री रिजाइम इन यूएई, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ जाके निवेश कर रहे हैं, वहाँ जाके अपने कार्यालय और आस्थापनाओं की स्थापना कर चुके हैं। तो न्यू फुल मेंबर्स है, न्यू फुल मेंबर्स 2024 और 25 में काफ़ी बढ़ गया। इसकी ग्लोबल रीच, ब्रिक्स दुनिया के 50% वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है। आज चाइना 145 करोड़ अप्रॉक्स, इंडिया 145 करोड़, ये दोनों मिलके हो गए कम से कम 300 करोड़, 290 करोड़ के आसपास। 750 800 करोड़ में से 300 करोड़ तो इन दो देशों में ही है। बाद में ब्राजील जाता है, बाद में इंडोनेशिया जाता है, बाद में मलेशिया है। तो ये दुनिया का कम से कम 400 करोड़ पॉपुलेशन का ये गुट प्रतिनिधित्व करता है। तो आप सोचिए कि ये कितना मायने रखता है। मतलब अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों से इसके एक सदस्य की भी आबादी सबसे ज्यादा है। हम इंडिया को ही अगर ले ले तो बाद में है ये, आज ये गुट दुनिया की इकोनॉमिकल पावर है। ओवर 45% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी मतलब बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन, जिसको जीडीपी कहा जाता है। आई एम सॉरी, जीडीपी मतलब राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन, और दुनिया के 45% जीडीपी इन देशों का ही अपना है। ये मतलब जैसे खेती में हो, जैसे कारखानों में हो, मिनरल्स के बारे में हो, तो इसकी उत्पादकता दुनिया के कम से कम अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास है। तो ये इतनी बड़ी ताकत है। बाद में इसका पार्टनरशिप नेटवर्क बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप नेटवर्क मतलब जैसे कि आपने अगर ठीक से देखा तो बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, इसमें से बोलीविया, कजाकिस्तान ये जमीनी देशों से घिरे हुए हैं। तो इन्हें समंदरी व्यापार करने के लिए ब्रिक्स के सदस्यों की मदद होती है। तो ये नेटवर्क बहुत अच्छा है। जैसे हमने देखा कि चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है। चाइना बहुत सारे देशों को कर्जा दे के रोड्स की और कम्युनिकेशन या यातायात के साधनों की बहुत अच्छी निर्मित कर रहा है, और दुनिया के बहुत बड़े ग्लोबल पोटेंशियल देशों को जोड़ने के कगार पे है या जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि व्यापार उद्यम ये बहुत ही सुनियोजित पद्धति से चले। अभी आगे देखते हैं कि ये है ब्रिक्स की आज की स्थिति और ब्रिक्स की ताकत। आगे देखते हैं ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरो हमें मालूम है 1992 की आज एनवायरनमेंट की ग्लोबल समिट हो गई थी। ये ब्राज़ील का बहुत ही जाना माना देश है। यहाँ ओलंपिक्स भी हुए थे ब्राज़ील के द्वारा। इसी शहर को ओलंपिक्स का मानांकन दिया गया था। की आउटकम्स मतलब रियो डी जेनेरो में जो आज ब्रिक्स के देशों का महासम्मेलन हुआ, उसके आउटकम्स क्या थे, उसकी परिणति या उसके कंक्लूजन क्या क्या थे, आज हम वो देखते हैं। The 2025 BRICS Summit in Rio de Janeiro served as a crucial platform for advancing the bloc's agenda under the overarching theme of strengthening global South cooperation, promoting inclusive, sustainable global governance. The summit yielded 126 commitments across a broad spectrum of critical global issues. 2025 के इस महासम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्यों ने इस ठहराव को या रेजोल्यूशन को पारित किया कि ब्रिक्स का ख्वाब और ब्रिक्स के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो है कि सबसे पहले फाइनेंशियल कोऑपरेशन, कि ब्रिक्स के देश एक दूसरों के साथ आर्थिक सहकार्यता करेंगे या आर्थिक एक दूसरे को मदद करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये ब्रिक्स सदस्य देश जो है ये अपना व्यापार अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के या दूसरे किसी भी उपयुक्त क्षेत्र में अपना आर्थिक योगदान करेंगे। जैसे वहां अगर रोड्स का डेवलपमेंट हो, रेलवेज का डेवलपमेंट करना हो, स्पेस प्रोग्राम्स हो, आज किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को अच्छी तरह से बांधना हो, वहाँ के खेती में, वहाँ के लाइफ स्टॉक में, वहाँ के जैसे उदाहरण ओशनोग्राफी के संबंधित विषयों से, वहाँ के एनवायरमेंटल समस्याओं में ये देश पैसों की या कैपिटल की या पूंजी का निवेश करेंगे। दूसरा है कि हेल्थ इनिशिएटिव। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, अनसीजनल रेनफॉल होते रहता है। हम देखे हैं कि जैसे कोरोना के बाद दुनिया बहुत चौकन्नी हो गई है, दुनिया बहुत सेंसिटिव हो गई है हेल्थ के इश्यूज को लेके। नए नए प्रकार के वायरस दुनिया में आ रहे हैं, इन वायरसेस के एपिडेमिक्स हो रहे हैं, अर्थनीति के ऊपर बोझ आ रहा है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, कंपनी कारखाने बंद करने पड़ते हैं, मजदूरों के बहुत हाल होते हैं, मजदूर समस्याओं से घिर जाते हैं, मजदूर समस्याओं में बहुत गहरे चले जाते हैं अगर कोई हेल्थ इशू हुआ तो। जैसे प्लेग है, फिर बाद में मलेरिया होगा, फिर बाद में जापानीज इंसेफ्लाइटिस होगा, फिर बाद में सार्स होगा, फिर एबोला होगा। तो इनके साथ कैसे जूझे? तो ब्रिक्स देश रिसर्च ओरिएंटेशन से ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई एक समान व्यवस्था लाए जो विकसनशील देशों के आरोग्य संबंधित समस्याओं को चेक करे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशियस डाइट हो, एकदम सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल रिसर्च में अपग्रेडेशन हो, तो उसमें भी वो सोच रहे हैं कि आपस में कोई समझौते हो या करार हो। तीसरा है एआई गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दुनिया में एक आज की तारीख में ऐसा माहौल बन रहा है कि काफी लोगों के रोजगार जाएंगे। इट विल हिट आईटी एंड सॉफ्टवेयर एट सर्टन एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक ये सच भी है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक इसे हम चेक भी कर सकते हैं। हालांकि इंडिया को एआई की समस्या बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि इंडिया का 18% जीडीपी ये सॉफ्टवेयर से आता है। बहुत बड़ी आबादी आज 2001 के बाद जो पैदा हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे इंडियंस आज सॉफ्टवेयर में डिप्लॉयड है, सॉफ्टवेयर में अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपना फ्यूचर करियर बोल के ढूंढा है। तो एआई गवर्नेंस रहेगा कि एआई को किस संस्थाओं तक सीमित रखा जाए, एआई का कहाँ इस्तेमाल किया जाए और एआई को इंसानी कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कैसा इस्तेमाल में लाया जाए। बाद में उन्होंने ये भी सोचा है कि क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ एक्शन ले, क्योंकि गर्मी का बढ़ना, गर्मी ज़्यादा दिनों तक रहना, खेतों के लिए, उद्योगों के लिए और यातायात के लिए, रेलवे डेवलपमेंट के लिए जंगलों का कटना। आज हम देख रहे हैं कि गए 2 महीने से हिमालय की वादियों में क्या चल रहा है। हमने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्या। हिमाचल तो इस चपेट में बहुत बुरी तरह से फंस गया है। गए 2 महीने से हिमाचल की बारिश रुक नहीं रही है और हिमाचल, कुल्लू मनाली और बहुत बड़े हिस्से में वहाँ समस्याएं आ रही है। बाद में कश्मीर में भी अपनी समस्या है, बाद में उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में है। अनेक राज्यों में बारिश के कारण और गर्मी के कारण समस्याओं का कहर हो रहा है। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों ने इसके ऊपर भी एक मत किया कि क्लाइमेट को थोड़ा सा डील करेंगे, क्लाइमेट के कुछ इश्यूज है उसको हम बराबर से एड्रेस करेंगे और मिटाने की कोशिश करेंगे। बाद में है पीस एंड सिक्योरिटी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में आज की तारीख में दुनिया में किसी न किसी कारण से तनाव जैसी स्थिति, उनके यहाँ कुछ तनाव जैसी स्थिति बनी है, जैसे कि मैक्सिको अमेरिका लेबर लॉस के कारण हेड टू हेड है। बाद में हम देख रहे हैं कि एशिया में इंडिया पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ इश्यूज इंडिया चाइना के बीच में है, गलवान होगा,
फिर बाद में कुछ लद्दाख लेह से लेके कुछ इश्यूज है, अरुणाचल का कुछ इशू है। सो ऐसे बहुत छोटे बड़े इश्यूज है जो आर्थिक और तकनीकी विकास में अपना रोड़ा नहीं डाले। सो ब्रिक्स के सदस्यों ने बोला है कि जो कुछ इश्यूज है वो डिप्लोमेटिक टेबल पे डिप्लोमेट्स हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन जो आर्थिक समझौते हैं उससे हम पीछे नहीं आए, क्योंकि उससे सब देशों का नुकसान होगा। तो ब्रिक्स ने एक अच्छा नियोजन या अच्छा नियोजन पूर्वक कार्यक्रम पत्रिका को सिद्ध किया है और लोगों के और उसके सदस्य देशों के सामने रखा है कि ब्रिक्स किस किस एजेंडा को लेके आगे जाएगा। अभी देखते हैं कि ब्रिक्स की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या है। ब्रिक की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, जैसे हमने गए क्लिप में देखा कि ब्रिक की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कि बूस्टिंग ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस इन यूएन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल साउथ मतलब गरीब देशों का यह संगठन, ब्रिक्स अपनी एक आप में ताकत बनेगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य आर्थिक संसाधना को संभालने वाली जो संगठनाएं दुनिया में हैं, जो आज की तारीख में डॉलर और डॉलर के रूप में अमेरिका के वर्चस्व में थी, उसको यह आह्वान करेगा। वरना जैसे चाइना ने कहा कि वो खुद की बैंक बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक जैसी, और ब्रिक्स के सदस्यों को उसी से लोन दिया जाएगा। तो उन्होंने एक साफ साफ एजेंडा रखा है कि दे वांट टू मिनिमाइज द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका एंड इट्स एंसिलरीज इन दिस इंस्टीट्यूशंस, कि अमेरिका के वर्चस्व को यूएन में, आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सा चेक किया जाए, बैलेंस किया जाए। बाद में है कि न्यू इनिशिएटिव टू कैटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ब्रिक्स ने अपने एजेंडा पे ये रखा है कि सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। हर एक गांव, बाड़ी, बस्ती, शहर ये दूसरे शहरों से बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा जाए। रेलवे की यातायात बढ़ाई जाए, एयरपोर्ट्स की निर्मित की जाए, ताकि पेरिशेबल गुड्स, खेती के सामान, खेती के प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक, फिशरी, डायमंड्स, पर्ल्स, मिनरल्स, ये बहुत ही जल्द समंदर के किनारे पोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशंस पे बोर्ड करने के लिए लाए जाए। तो ये एक उन्होंने एजेंडा अपने सामने रखा है। बाद में है डेवलपिंग अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर COP30 इन बेलेम। इसका मतलब है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब क्लाइमेट के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गई थी, जहां बहुत सारे देशों ने, दुनिया भर के देशों ने कुछ तो भी एक कॉमन पॉइंट पे आने का तय किया था कि हम क्लाइमेट की समस्याओं को डील करेंगे और विकसनशील देशों के जो कोई समस्या है उसको भी डील करेंगे। बेलेम ब्राजील में ये होने वाला है, वहां वापस ये किसी प्रोग्राम पे आने को चाहते हैं। बाद में AI गवर्नेंस है, एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव इन AI इथिक्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हमने आपसे कहा एक चंद लम्हों पहले कि AI गवर्नेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस, मतलब लोगों के रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाएगा, लोगों का रोजगार नहीं जाए। AI को सीमित मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में इंप्लीमेंट किया जाएगा, या जहां जरूरी है, जैसे एजुकेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ केयर में हो, जैसे कि आपके स्पेस डेवलपमेंट में हो, तो उसको AI को वहां उतारा जाएगा। लेकिन AI के जरिए या AI के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार न हो, ये भी देखा जाएगा। उसके लिए भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जाएगी। ऐसे ब्रिक्स ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज 2025 में कहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड चैलेंजेस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जरूर है, ब्रिक्स के देशों में भी ये समस्या है। अगर आज के तारीख में हमने देखा कि अमेरिका ने ब्राजील और इंडिया जो ब्रिक्स के सदस्य है उनके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ रेट लगाया है। ब्रिक्स के अंदर जो देश है उनका भी अपने आप में कुछ कारण किसी मुद्दों पे या विषय पे नहीं पटता, या वो एक ओपिनियन पे नहीं आते। लेकिन ये कहा गया है कि डिस्पाइट इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ब्रिक फेसेस सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल हर्डल्स। जियोपॉलिटिकल हर्डल्स मतलब जैसे कि ब्रिक्स के समिट में वर्चुअल प्रेजेंस, पुतिन साहब ने बताया, शी जिनपिंग साहब आ नहीं सके, तो कुछ बातें हैं जो मतभेद की है। मतभेद भी है तो मनभेद अगर उनमें नहीं है,
वो कहीं ना कहीं मिटते दिखाई देगा। तो ब्रिक्स का ये कहना है कि उसके जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और चैलेंजेस को डिप्लोमेटिक टेबल पे बैठ के मिटाया जाएगा। जैसे कि एडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज आर राइजिंग यूएस ब्रिक्स टेंशंस। यूएस आज भी अमेरिका दुनिया का बहुत बड़े व्यापार का हिस्सेदार है। दोस्तों, हम ये नहीं भूले कि अमेरिका आज की तारीख में 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हालांकि चाइना 22 ट्रिलियन की है और इंडिया 4 ट्रिलियन की है। आज भी अमेरिका का डॉलर 88% व्यापार करता है। मतलब अगर 100 रुपया की लेन देन दिन में हो तो उसमें से 88 रुपीज डॉलर होते हैं। तो आप सोचिए समझिए कि अमेरिका आज भी कितना बड़ा प्रभाव दुनिया के व्यापार पर रखता है। तो ब्रिक्स के बहुत सारे सदस्यों की और अमेरिका की नहीं बनती, उनमें अलग अलग विषयों पे कुछ खींचातानी है, लेकिन ब्रिक्स किसी के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता। वो एक अच्छा पर्याय साबित होने की कोशिश कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ की लीडर्स ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि पुतिन साहब के ऊपर कुछ आईसीसी के निकष और कुछ कंडीशंस है, तो उसी के कारण वो दुनिया में नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। जैसे कि फिर बाद में ट्रम्प साहब शी जिनपिंग साहब उस महासम्मेलन को नहीं जा सके। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ विषयों पे खींच तनाव होते रहता है, तो ये एक है। बाद में डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक टू बैलेंस ट्रेड और पॉलिटिकल एम्स। तो व्यापार के ऊपर साझा समझौता कैसे हो, व्यापार के मुद्दों पे हम एक कैसे आए, ये ब्रिक्स के सामने बहुत बड़ा आह्वान है। अमेरिका के आह्वान को या अमेरिका के इस टैरिफ वॉर का सामना कैसे करे, ये एक ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने समस्या है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक पावर हाउस, इतना सब हो के भी ब्रिक्स एक दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर संगठन बोल के उभर रहा है। जैसे कि आज दुनिया के जीडीपी में अगर हम ठीक से देखें कि राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन जो 40% ब्रिक्स के देशों का है, पॉपुलेशन कम से कम 300 करोड़ 350 करोड़ के आसपास है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि चाइना और इंडिया ये दोनों ही अगर ठीक से देखें तो 290 करोड़ के आसपास है। 330 करोड़ आसपास के इसके देशों की आज दुनिया में पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स के सदस्यों की। बाद में 50% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, दुनिया का 50% तेल ये गुट बनाता है। खाली मार्केटिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण और स्टोरिंग कैपेसिटी के कारण अमेरिका और उसके एंसिलरीज इसमें अपना नाम आगे लेके चलते हैं। या बहुत सारी कंपनियां अमेरिकन डोमिनेशन में हैं करके अमेरिका दिख के आता है और ब्रिक्स दिख के नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ब्रिक्स इसमें 50% प्रोडक्शन करता है। ये दुनिया की कम से कम 150 करोड़ की लेबर फोर्स है, बहुत बड़ी लेबर फोर्स। चाइना इंडिया में खुद के पास है, इंडोनेशिया में है, थाईलैंड में है, फिलीपींस में है। तो ब्रिक्स के सदस्य मतलब ब्रिक्स के सदस्य देशों की भी वर्किंग फोर्स एक बहुत अच्छी खासी स्किल्ड, डेवलप्ड और क्रिएटिव है। तो ब्रिक्स एक इकोनॉमी का पावर हाउस बोल के उभर के आ रहा है। द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स, यूनिटी अमिड डाइवर्सिटी। ब्रिक्स को एक अच्छा फ्यूचर है। कोई कोई मुद्दे हैं, हालांकि कोई कोई बातें ऐसी है कि जिसपे किसका नहीं बनता, लेकिन आज आर्थिक दौर की दुनिया है। दुनिया आर्थिक तौर तरीके से आगे निकल रही है। तकनीक को या टेक्नोलॉजी को हम पीछे नहीं रख सकते। टेक्नोलॉजी दुनिया में अपना नाम करा रही है। तो ब्रिक्स का ये कहना है कि हम अलग जो भी बहुत मुद्दे पे रहे, तो भी एक भी हम बहुत मुद्दे पे है। जैसे कि टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, डिफेंस सेक्टर हो, बाद में कम्युनिकेशंस हो, बाद में ओशनोग्राफी हो, स्पेस डेवलपमेंट हो, तो इन मुद्दों पे हम आगे चलते हैं। बैंक की निर्मित हो, बाद में ग्लोबल गवर्नेंस हो, तो इन सब क्षेत्रों में ब्रिक्स अपनी यूनिटी और डाइवर्सिटी को बना के चलता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का अंतिम उद्देश्य है कि बैलेंसिंग डाइवर्स इंटरेस्ट। जैसे कि हमने बहुत बार कहा अभी इसी सेशन में कि बहुत से इंटरेस्ट डाइवर्स है, लेकिन तो भी
बहुत सारे मुद्दों पे एक टेबल पे ब्रिक्स आज बैठा है। लीडरशिप शिफ्ट्स, आगे चल के लीडरशिप में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स अपने उद्दिष्टों से नहीं डलेगा। बाद में हम देख चुके हैं कि ब्रिक्स के जरिए साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ रहा है, कि बहुत सारे विकसनशील देश एक दूसरे के साथ बैठ के उनकी करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार है, जैसे कि इंडिया रशिया करता है, इंडिया ईरान करता है। तो ऐसा बहुत सारे देशों में होगा और डॉलर को कहीं ना कहीं एक चेक बैठेगा। बाद में है बिल्डिंग पैरेलल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स का उद्देश्य है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और ये जो बहुत बड़ी आस्थापनाएं है जो 1944 से बनी है और अमेरिका के प्रभाव में है, तो ब्रिक्स उसको चेक करेगा और अपनी नींव और अपना रास्ता अलग से बनाएगा। सो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स 2025 राइजिंग फोर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ब्रिक्स एक नई ताकत बोल के उभर के आ रहा है। किसी ज़माने में या एक 20-25 साल पहले अमेरिका रशिया दुनिया के दो छोर थे। आज की तारीख में अमेरिका डोमिनेटेड ग्रुप और चाइना रशिया इंडिया डोमिनेटेड ब्रिक्स, या कोऑपरेटिव, हम डोमिनेटेड नहीं बोलेंगे लेकिन कोऑपरेटिव बोलेंगे, कि ऐसा एक ग्रुप अमेरिका के सामने खड़ा रह रहा है बड़ी ताकत से। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट ब्रिक्स। मैं समझ रहा हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ब्रिक्स एक पर्यायी संगठन अमेरिका को आह्वान देने के लिए और अमेरिका के टैरिफ वॉर का सामना करने के लिए खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो रहा है, और आगे का भविष्य पूरे दुनिया का या विश्व का ब्रिक्स हो। थैंक यू फॉर द डे, टेक केयर।